और ये कुछ अलग तरह से सत्र हम कंडक्ट करेंगे। इसमें एक स्पीकर आएंगे स्टेज पर और साथ में हम क्वेश्चन एंड आंसर का एक सेशन रखेंगे। जो टॉपिक है वो है लीगल चैलेंजेस इन सोशल मीडिया। और इसके लिए हमें यहाँ पर ज्वाइन करेंगे श्री प्रशांत पटेल, हु इज सुप्रीम कोर्ट में गोवा सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल स्पोक्सपर्सन, भाजपा उत्तर प्रदेश। जोरदार तालियों के बीच हम हमारे स्पीकर ऑफ दिस सेशन को इनवाइट करना चाहेंगे। श्री प्रशांत पटेल, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में गोवा सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल स्पोक्सपर्सन, भाजपा उत्तर प्रदेश। बुला लिया, वो आएंगे, प्रशांत जी आएंगे। तो जो ये सेशन है वो लीगल चैलेंजेस इन सोशल मीडिया के ऊपर है, जिसमें सर जो है 15 मिनट का अपना डिस्कोर्स देंगे और उसके आगे आप लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। टोटल 30 मिनट्स का ये सेशन रखा गया है। श्री प्रशांत पटेल। जय महाकाल। सभागार में उपस्थित सभी महाकाल भक्त, और ये सौभाग्य है कि आज ये जो भारत नीति के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो पूरे देश के सोशल मीडिया के जो विद्वान लोग हैं, जो अपनी ट्वीट्स के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से एक राष्ट्रवाद के लिए, धर्म के लिए जो अलग जगाने का काम करते हैं, उन सब से कुछ लोगों से पहले मिला था और कुछ नए लोगों से भी रूबरू होने का मुझे मौका मिला। तो मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा प्लेयर हूँ, सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ और लीगल विषय के लिए मुझे बोलने के लिए कहा गया है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, बीच आपके क्वेश्चंस भी लूँगा, प्रयास करूँगा कि आपकी भी जो क्वेरीज हों वो आ जाएँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कोई मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि बोलूँ। तो लगभग 10-11 से काम कर रहे हैं हम लोग भी, सोशल मीडिया पे हैं युवा मोर्चा के टाइम से। तो पहले तो उतनी चीज़ें, समस्याएं नहीं आती थी लीगल विषयों पर कि केस हो गया या FIR हो गया, लेकिन जब 14 के बाद से और धीरे धीरे सोशल मीडिया का प्रसार हुआ, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी आई हैं, तो ये सारी समस्याएं कई जगह बढ़ने लगी हैं। और जो भी अदर स्टेट्स हैं जहां हमारी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स नहीं हैं, वहाँ पे चीज़ें कई बार आती हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स खेली गई, हमारे लोगों पे FIR की जाती है या कुछ इस तरह ऐसी विचारधारा जिसको पसंद नहीं करते हैं, अगर उसके अगेंस्ट हमने लिख दिया तो उस पर केस किए गए। कई ऐसे पत्रकारों पे भी केस किया गया, उनको परेशान किया गया, कुछ लोगों को जेल में डालने का भी काम किया गया, जैसा भी पिछले 3-4 सालों में आप लोगों ने देखा। तो इससे बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं बड़ा सावधानी से लिखना पड़ता है। हालांकि 66A IT एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया था श्रेया सिंघल केस में, उसके बाद ही रिसेंटली भी कुछ राज्यों ने FIR की, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इस पर FIR न की जाए, उसको उस जजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। पर 66A के अलावा भी कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं सेक्शन हमारे लॉ में, IPC में, IT एक्ट में। सेक्शन 67 है अभी IT एक्ट में 2000 में, उसमें भी अभी अगर प्रोविज़न है अभी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, मोबाइल या कंप्यूटर इस तरह या लैपटॉप से कुछ इस तरह का ऑफेंसिव चीज़ें लिखते हैं, तो उसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न है, 3 साल की पनिशमेंट है और 5 लाख का जुर्माना है। अगर वो ऑफेंस दोबारा करते हैं तो 5 साल का पनिशमेंट है, 10 लाख का जुर्माना है। और सेक्शन 67A में है, अगर पॉक्सो से रिलेटेड या यौन अपराधों से रिलेटेड कोई कंटेंट हम डालते हैं या उसका कोई व्यूज उस पर वीडियो फोटो दिखता है, तो उस पर भी प्रोविज़न है 5 साल की सज़ा का। तो हम जब भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करें तो अति उत्साह में ना करें, कहीं एक बार उसको कंटेंट को देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफेंसिव तो नहीं है,
या कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है कि दूसरे किसी अन्य मत संप्रदाय को मानने वाले की भावनाओं को हाथ करने वाला है। उसके लिए आईपीसी में ऑलरेडी प्रोविजन है 153A का, अगर दूसरे संप्रदायों या किसी उनकी विचारधारा को अगर ऑफेंस करता है तो उसमें प्रोविजन है 295A 153A, तो उन सबसे बचने की आवश्यकता है। हाँ, अगर अब जहाँ पर अगर कहीं किसी को ट्रैप करना ही है, फंसाना ही है कि आप खास विचारधारा से हैं और वो विपरीत विचारधारा का व्यक्ति आपको ट्रैप करना ही है, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करना ही है, तो वो लोग करेंगे ही। उसके लिए फिर तो लीगल रेमेडीज हैं, कोर्ट के माध्यम से हम ले सकते हैं। पर फिर भी प्रयास करना चाहिए कि हम उन चीज़ों को से बचें और पॉजिटिव न्यूज ही या पॉजिटिव पोस्ट ही डालें। आप सब लोग वैसे भी सब लोग वरिष्ठ लोग हैं, कोई सभी लोग समझदार हैं, लेकिन कई बार यूथ अभी नया सोशल मीडिया पे लोग जुड़ रहे हैं, और जो हमारे पार्टी के डेटा के अनुसार जो परंपरागत मीडिया में टीवी और अखबार में 31% है, बाकी जो 69% जो है डिजिटल मीडिया का है स्पेस देश में। तो मोस्टली जो यूथ है वो डिजिटल मीडिया से ही जुड़ा हुआ है, चाहे ये सोशल मीडिया हो गया या वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट हो गई, यूट्यूब हो गया, इन सब चीज़ों से। तो वो लोग कई बार गलतियां कर देते हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग भी कर देते हैं, तो उनसे भी बचने का आवश्यकता है। इसलिए पार्टी की तरफ से कई बार इनके ट्रेनिंग कैंप्स भी हमारे चलाए जाते हैं, जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया या आईटी टीम से, कि किन चीज़ों से बचें और कैसे अपनी विचारधारा को खाली बढ़ाने का काम करें। अब ये विषय काफ़ी ब्रॉड है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें माइक भी पहुँचा दे, अगर किसी के प्रश्न हो तो थोड़ा सा ये, अगर मोनोटोनस नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट सभी को आएगा। तो आपके मन में उससे लीगल से जुड़े कोई भी सवाल हो तो मैं फिर जवाब देने के लिए रेडी हूँ। माइक पहुँचा दिए। अब 482 में हम एफआईआर कर सकते हैं, उसके लिए हाई कोर्ट में कर सकते हैं एफआईआर कैंसिल करने के लिए, पर वो डिपेंड 482 में तो अगर आप कहेंगे तो 482 के तो बहुत उसका बहुत ब्रॉड पावर्स हैं, कई सारे इशूज में कर सकते हैं। हाँ, अगर एफआईआर हो जाती है, अगर नॉन अवेलेबल सेक्शंस में है एफआईआर, तो फिर तो आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ेगी और उसका फिर ट्रायल फेस करना पड़ेगा। और 482 में तो हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेश करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो बड़े एक्सेप्शनल केसेज में क्वेश होती, जनरली क्वेश होती नहीं। हाई कोर्ट भी कहती है कि आप ट्रायल फेस करिए। अगर एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल जाती है मजिस्ट्रेट कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सरेंडर करके फिर रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, पॉलिटिकली वो होते हैं। हाँ, तो हम मैडम उससे बचने के लिए कह सकते हैं, हम डायरेक्टली किसी का नाम लेकर के उसको ऐसा कोई डिफेमेटरी वर्ड ना लिखें कि डायरेक्ट उसका कहीं हम लीगली उसमें फंस सकें। आप कई सारी चीज़ें बिना नाम लिखे ही ये सरगर्जम में भी लिख सकते हैं, ताकि उन चीज़ों से हम बच सकें। अब जिन राज्यों में हमारी सरकारें नहीं, ये तो समस्या है। हम लोग कोई इस तरह का ऑफेंसिव कंटेंट ना लिखें। कोई अब आजकल तो अगर हम कोई कार्टून भी इस तरह का बना देते हैं किसी दूसरी विचारधारा, वो अकाउंट ब्लॉक करना तो इंटरमीडियरी है, वो तो उसका प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर रहा है, वो डिफरेंट चीज़ है। उसमें आपका अकाउंट कहीं कहीं रिपोर्ट हुआ होगा, या कोई आपने इमेज या वीडियो ऐसा डाला होगा, उसको उन्होंने किया होगा, रिपोर्ट किया होगा, उस आधार पे हुआ। खाली हिंदू लिखने से तो नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। उसमें कुछ न कुछ ऐसा रिपोर्टिंग कंटेंट रहा होगा। बाकी जो लीगल रेमेडी है तो वो तो जो लॉ है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। 482 तो डिफरेंट चीज़ है मैडम। 482 तो एक्सेप्शनल केसेज में है, उसमें ऐसे केस नहीं होती है, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। आप एंटीसिपेटरी कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करिए ना कि उस स्टेज पे आप क्यों पहुंचे। आप डायरेक्टली मत लिखिए। अगर ऐसा स्टेट है जहाँ पे बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, तो आप डायरेक्टली किसी को काउंटर मत करें, बिना नाम के उसको लिखें, ताकि उसमें लीगली उसमें आप ना फंसें। जय श्री राम भैया। अभी
एक हमारे सामने चैलेंज आया था कुछ दिन पहले, दिल्ली की एक घटना है। भीम आर्मी से जुड़े हुए लोगों ने कुछ स्लोगन वगैरह बजरंग दल के खिलाफ दीवारों पे लिख दिया। अभी खालिस्तान के भी दिल्ली में लिखे जा रहे हैं। फिर जब हम लोग पहुंचे उस व्यक्ति के पास कि भाई आपने कैसे ये, उसने फिर उसमें SC/ST एक्ट, हरिजन एक्ट में कॉल करके 112, दिल्ली में तो कॉल करनी आसान है, पुलिस आ जाती है। तो इसके क्या बचाव के रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी समस्या बहुत आ रही है आजकल। हाँ, जो अभी कुछ भीम आर्मी और नवबौद्ध गिरोह द्वारा इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, जी जी जी। चाहे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो या नेशन जो हमारे राष्ट्र चिन्ह है उनके अपमान का मामला हो, तो उस पर तो सबसे, अगर सोशल मीडिया पे ऐसा कंटेंट लिखते हैं तो उसको तो रिपोर्ट कर ही सकते हैं। अगर ग्राउंड पे भी करते हैं तो पुलिस के पास ही शिकायत कर सकते हैं, जो हमारे पास कानूनी रास्ता है। फिलहाल तो यही रास्ता है। दिल्ली पुलिस हालांकि इस सब मामले में एक्शन लेने में थोड़ा सा पीछे रहती, कई बार एक्शन नहीं लेती, कंप्लेंट ले लेती है, कंप्लेंट लेने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेती है। तो ये समस्याएं हैं। अगर फिर भी नहीं करते उसको थोड़ा फॉलोअप करना पड़ेगा। पुलिस अगर नहीं लेती फिर आप DCP को कंप्लेंट दीजिए, उसके बाद नहीं होता, अगर FIR आपको करानी है तो फिर मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। मतलब इसमें हमारे साथ उल्टा हुआ, पहले तो हमारी देवी देवताओं के खिलाफ लिखा और बाद में कंप्लेंट भी हमारे खिलाफ ही हुआ और वो विक्टिम कार्ड खेल गए। उन्होंने SC/ST एक्ट में जी आपको जी जी जी। किया होगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, उस ये बड़ी समस्या है। नौबद्दों और भीम आर्मी जहाँ है वहाँ बहुत समस्या है। हाँ, SC/ST एक्ट में यह है कि अब आपके फेक कंप्लेंट भी अगर हो जा रही है तो बिना किसी जांच के FIR करने का उनको राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पे अमेंडमेंट भी किया था, लेकिन कुछ कारणों से उस पर वापस लेना पड़ा। तो अगर कोई फर्जी कंप्लेंट भी होती है तो SC/ST एक्ट में आपको FIR हो जाएगी, आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। नॉन बेलेबल है, नॉन गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में। और उसमें सर ADG या जी इजाजत से नीचे बेल भी नहीं दे सकता है हाईकोर्ट। कई मामलों में तो सीधा हाईकोर्ट से बेल है। ये सेशन से हो जाती है कुछ मामलों में, हाँ, और कुछ में हाई कोर्ट से है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अभी ये तो चीज़ें समस्याएं, ये तो कानूनी समस्याएं हैं, वो तो उसको आपको बच के रहना पड़ेगा, जो लीगल रेमेडी के थ्रू ही कर सकते हैं। मैं बैठ के जवाब दे दूं? जी जी। क्वेश्चन ऑडियंस भैया जय श्री राम। भैया जी, हम एक सवाल और ले लेते हैं जी। जी, हमारा फेसबुक और ट्विटर का पेजेस रहते ना, वो विदाउट इंफॉर्मेशन सस्पेंड हो जा रहे हैं। इसके हम लीगल कुछ एक्शन ले सकते हैं हमारे पास? हेलो, एम आई ऑडिबल? नो सर। फेसबुक ट्विटर ब्लॉक होने का ये तो समस्या कई सालों से है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से चीज़ें अच्छी हुई कि ट्विटर अकाउंट्स वापस आ रहे हैं। कई लोगों के 2 साल पहले 3 साल पहले भी जो ब्लॉक हुए थे वो वापस आ रहे हैं। पर उस पर भी वही बचने के लिए वही रास्ता है कि आप इस तरह के ऑफेंसिव पोस्ट ना करें, गाइडलाइंस का फॉलो करें। लीगल रेमेडी इसलिए उसमें बहुत कुछ नहीं है। कई बड़े बड़े लोगों के भी अकाउंट ब्लॉक हुए। एक 2 सीनियर एडवोकेट के भी, वो भी हाई कोर्ट गए, तो ट्विटर ने साफ मना कर दिया, हाई कोर्ट में दे दिया कि हम तो आपकी गाइडलाइंस नहीं मानेंगे, हम तो इंडियन लॉ को नहीं मानते हैं। और अल्टीमेटली उनका अकाउंट आज तक वापस नहीं आया है। अभी IT एक्ट में भी इंटरमीडिएट रूल बना है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग में 2021 में। तो ये तो थोड़ा सा उनको मजबूर होना पड़ा है, जो बाहर की जो कंपनियां हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या गूगल हो, कि उनको अपना ऑफिसर यहाँ पे भारत में नियुक्त करना पड़ा है। पहले तो कोई जवाबदेह अधिकारी भी नहीं होता था। अब ये चीज़ें थोड़ा सा परिवर्तन आया कि उनका अधिकारी है, कई बार उनको कोर्ट में भी पेश होना पड़ा है। और चाहे यूट्यूब में कई सारे ऐसे कंटेंट आए हैं जो ऑफेंसिव थे, नेशनल इंटीग्रिटी और उनके अगेंस्ट थे, सिक्योरिटी के अगेंस्ट थे, उनको भी ब्लॉक किया गया। पहले वो भी चीज़ें नहीं होती थी। तो ये जो कानून में भी बदलाव हुआ है, तो उसका एक प्रभाव धीरे धीरे हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो उसके आप उसमें हेल्प सेक्शन में जाके उसका अपील कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर कोई इस तरह की आपकी पोस्ट को आप डिलीट कर दीजिए, उसको डिलीट करने के लिए बोलता है, तब फिर आपका अकाउंट वापस आ सकता है।
लीगली मैं नहीं समझता हूँ कि कोर्ट से इस मामले में कोई कोर्ट में जाके कौन सा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आप हमारे साथ अभी यहीं बने रहेंगे। साथ में हम हमारे एक और गेस्ट हैं, उन्हें बुलाना चाहेंगे। श्री तथागत शर्मा, आप स्टैंडिंग काउंसिल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, आप स्टैंडिंग काउंसिल हैं फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ज़ोरदार तालियों के बीच हम सर का स्वागत करते हैं। सर भी एक प्रेजेंटेशन देंगे हमें ऑन द लीगल चैलेंजेस इन सोशल मीडिया। और एक बार तथागत सर का प्रेजेंटेशन हो जाए, उसके बाद हम मिलकर दोनों सर से हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड कर सकते हैं। थैंक यू। जय महाकाल। मुझे लगता है प्रशांत जी ने आपकी ज़्यादातर क्वेरीज को एड्रेस कर दिया है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का उपयोग करना पसंद करूंगा इस सेशन में। प्रेजेंटेशन के लिए मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा लीगल चैलेंजेस बचे हैं जिन्हें मैं एड्रेस कर सकता हूँ यहाँ पे, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैड अ पर्टिनेंट क्वेरी कि when the accounts are being suspended arbitrarily without any redressal mechanism in place, तो वो क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में। इस प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट अभी 2021 में लास्ट ईयर आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के साथ आई थी। उसमें रूल 4 लाया गया था, जिसमें मैंडेट किया गया था, जरूरी किया गया था कि जितनी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनीज वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड, दे हैव टू कंप्लाई विद अ कंडीशनैलिटी। एक उन्हें कंडीशन फुलफिल करनी थी जिसमें उनको एक अपना ऐसा कोई रेजिडेंट ऑफिसर इंडिया में रखना जरूरी है जो इस टाइप की सिचुएशन को एड्रेस कर सके। पहले क्या होता था, आप कंपनी को कंप्लेन कर रहे हैं, उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पे जाते हैं, कोई एड्रेस होता नहीं था। उनका नॉर्मल कोर्ट्स को एफिडेविट में एक्सक्यूज ये रहता था, सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट को, वेरियस हाई कोर्ट्स, अदर हाई कोर्ट्स इन द कंट्री, एक्सक्यूज ये रहता था हम लोग इंडियन कंपनी है नहीं, जो हमारे ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल हैं उन्हें हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर नहीं सकते, वो यूएस में स्टेशन है, यूरोप में स्टेशन है, चेकोस्लोवाकिया में स्टेशन है, उन्हें हम इंडिया में ला नहीं सकते। तो आपके ऐसी ग्रीवेंस को हम कंक्रीट एड्रेस कर नहीं सकते। अब आईटी रूल्स के आने के बाद से they have to have a resident officer in place in India who shall be compliant to appear before the court if such a situation persists. Second thing, if जैसा कि आई थिंक एक मैन ने बोला था अभी कि उनका अकाउंट केवल हिंदू लिखने की वजह से सस्पेंड हो गया था, उसको एड्रेस करने के लिए भी एक 3 स्टेप रिड्रेस मैकेनिज्म प्रोसेस लाया गया है, जिसमें पहला स्टेप है सेल्फ रेगुलेशन। मतलब आप कंपनी को कंप्लेन करेंगे, कंपनी अपने आप ही उस सिचुएशन में देखेगी, 15 दिन के अंदर उन्हें आपको जवाब देना पड़ेगा क्या उन्होंने आपकी कंप्लेंट पे एक्ट किया। 15 दिन के अंदर अगर आपको जवाब नहीं मिलता है अपनी प्रॉब्लम का, तो 15 दिन के बाद एक इंडस्ट्री रेगुलेटेड बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होगी जिसे आप कंप्लेन कर सकती हैं, जिन्हें फिर 15 दिन दिए जाएंगे। अगर 15 दिन में वो जवाब आपको नहीं दे पाते हैं, ईदर यस और नो विद रीजंस, देन यू कैन complain directly to a oversight body constituted by the central government with your grievances, and then the central government will summon these people as to why this has been done. Obviously this has not been implemented yet because of practical considerations, because काफ़ी लोग इस टाइप की complaints, इस टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हमने इस हॉल में ही देखा है। और जैसे कि प्रशांत जी पहले ही बता चुके हैं, I don't think I can expand much on that, but फिर भी जो थोड़ा बहुत मेरी लिमिटेड नॉलेज है लीगल फील्ड में बिकॉज ऑफ द यंग प्रैक्टिस दैट आई हैव हैड,
शहजाद जी ने भी अभी बोला था, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Concurrent to that, we are also in the process of the third information revolution. The first information revolution happened when knowledge, narratives, jankari मुंह से was communicated from spoken was communicated down the generations, from a son to a father, from a teacher to from a guru to a mentee. एक गुरु से शिष्य से एक बाप अपने बेटे को मुंह से सारी कहानियाँ, अपना इतिहास, नैरेटिव्स बताता था. That was the first information revolution. The second information revolution happened when all this knowledge, the histories, the narratives were put in writing. जब इन सबको लिखा गया. और now we are in the process of the third information revolution when all of this is being recorded onto social media, onto the internet, which cannot be lost. This knowledge that we are recording onto the social media, onto the internet, this cannot be lost. This is there for the eternity to see. डॉक्यूमेंट्स को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जैसा कि पहले हुआ भी है. इतिहास को बदला गया है, इतिहास से छेड़छाड़ की गई है. आप डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं देखेगा. बट नाउ दैट वी आर इन द प्रोसेस, सोशल मीडिया इज द की टू दिस नैरेटिव. So whatever narrative is being created through social media. And social media, let me put it bluntly, social media is amoral. Social media के अपने कोई morals नहीं है. जो भी हम देखते हैं, Facebook, Twitter, Pinterest, Snapchat, जो भी censorship activities carry out करती हैं, these are totally amoral activities. इनका कोई standard format नहीं है. किसी को भी they can put you out, they can call you out, they can ban you out randomly. So as far as the IT rules are concerned, the IT Act is concerned, I think IPC के बारे में प्रशांत जी ने आपको काफ़ी elaborately बता दिया. फिर भी अगर आपके कोई doubts होंगे तो we are there. But as far as the IT Act are concerned, there are 3 sections that you need to focus upon, that you need to keep in mind whenever you are posting anything on social media. जब भी आप कुछ social media पे post कर रहे हैं, आपको 3 चीज़ों के बारे में main जानकारी होना ज़रूरी है, जो मुझे लगता है. One is section 66A, section 60, read with section 66E, section 69 और section 79. अब इसमें क्या है, ज़्यादातर लोगों के अगेंस्ट FIR जो होती है सोशल मीडिया पे IT एक्ट के अंडर, दैट इज़ ईदर अंडर सेक्शन 66A और 66E. 66A के अंडर पुलिस को अब FIR कायदे से करनी नहीं चाहिए, बिकॉज श्रेय सिंघल में 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है. तो अगर 66A के अंडर आपके अगेंस्ट FIR हो रही है, 66A was the provision using which you can be held liable. आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है for anything you post against any person, whether it is true or false, that is irrespective. आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता था उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डालने से. उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है. अगर इस टाइप की आपके ऊपर FIR हुई है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं 226 के अंडर, mentioning a single line कि this is an unconstitutional section, this should not be a case to be made out. 66A के अंडर FIR ना होने की वजह से अब पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है. They have started using 66E. 66E is basically violation of privacy. Violation of privacy if you are posting any private pictures of anyone onto social media without their consent, उनकी मर्जी के बिना, they are lodging a FIR under section 66E. कई बार मिसकंसेप्शन में, बिकॉज पुलिस वालों को ऑब्वियसली जानकारी नहीं होती, सेंसिटाइजेशन इतना प्रॉपर नहीं है. एक सिंपल FIR जो आपने कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, इट डज नॉट हैव टू बी अ पिक्चर, वो 66E के अंडर आपके अगेंस्ट FIR कर देंगे. एंड 66E इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो इसके लिए जैसे प्रशांत जी ने बोला, 482 के अंडर डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो अप्रोच फॉर क्वेश्चनिंग द FIR. As far as social media companies are concerned, section 79 is what concerns them. Section 79 provides a blanket immunity to all the social media companies
for not being liable for any third party information that they are hosting onto their platform. सोशल मीडिया कंपनीज जो भी अपने वेबसाइट पे डालती हैं वो उसके लिए लायबल नहीं है. जो यूजर ने उसे पोस्ट किया है वो लायबल है, सोशल मीडिया कंपनी लायबल नहीं है उस चीज के लिए. दैट इज 79. सो इफ यू आर मैनेजिंग अ सोशल मीडिया कंपनी विच आई एम Aradhya ji was there, but which I'm not sure any one of you is doing right now, but if you're doing that, you are enjoying the immunity provided under section 79. So that was the legal part of it. If any one of you has any question in that regard, you're quite welcome to address them. Any questions? We have a question from the audience member. Can you please एक माइक ऑडियंस में देंगे आप सर? हेलो, आप सभी को वंदे मातरम. मैं राकेश सूर्यवंशी और यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया विभाग का प्रदेश का सह संयोजक हूँ. कल भी सत्र में मैं बैठा था तो कपिल मिश्रा जी के सत्र में भी उन्होंने कहा था कि दिल्ली का एक अंसार कबाड़ी जिसके लिए कोर्ट में लोग खड़े हुए, बड़े बड़े पैसे वाले लोग खड़े हुए, बड़े पैसे वाले वकील खड़े हुए, एडवोकेट खड़े हुए. अभी शहजाद भाई का सत्र था तो उन्होंने शहजाद पूनावाला जी ने भी कहा कि जो गुजरात का जो विषय आया था उसमें भी जो लोग थे वो भी ऐसी कुछ संस्थाएं, कल उन्होंने नाम भी लिया था कि उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, उनके सपोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़ा कर रही थी. तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो संस्थाएं हैं, जैसे कि नाम लिया था उन्होंने, इन संस्थाओं को बैन करने के लिए मतलब कानून में कोई कुछ ऐसा है क्या या नहीं है? तो फिर हम सोशल मीडिया पर यदि उसका यूज करके उसको कैंपेन करके हम बैन कराने के लिए कुछ करते हैं तो उसके लिए हम जिम्मेवार होंगे क्या? मेरा प्रश्न ये है. आपको भी कैंपेन चलाने के लिए आपको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, बजाय कि उससे कोई कानून व्यवस्था की खतरा ना हो, कोई नेशनल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट ना हो, वो आप कैंपेन चला सकते हैं. और जो इस तरह की संस्थाएं जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था जिसके अगेंस्ट एविडेंस थे तो सरकार ने बैन किया है. जो बाकी जो संस्थाएं चल रही हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं जब तक वो रूल्स को फॉलो करके चल रहे हैं वो भी चला रहे हैं. अगर सरकार को लगेगा कि वो इस तरह के किसी रूल को वायलेट कर रही देश के तो सरकार उन पर एक्शन लेगी, लेकिन आप कैंपेन चलाने के लिए आप स्वतंत्र, आप कैंपेन चला सकते हैं. कैंपेन जैसे चलाते भी हैं तो मतलब शुक्रवार की जुमे के बाद एक बड़ा हुजूम निकलता है हमारे खिलाफ ज्ञापन देने के लिए कि इस तरीके का ये हो रहा है, तो इस पे हमें क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो ज्ञापन देने के लिए वो तो करेंगे ही, उनका तो राइट है. लेकिन आप जो कैंपेन चला रहे हैं, आपसे अगर लीगली उसको कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है. आप मध्य प्रदेश में ही रहते हैं ना? जी जी जी. तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता नहीं कोई ऐसी समस्या होनी चाहिए. अगर इस तरह का गैर कानूनी ढंग से वो कर रहे हैं तो उसकी आप शिकायत करिए. आपके केस कर रहे हैं तो उसमें तो कैंपेन आप इंडिविजुअल नहीं चला रहे हैं ना? नहीं. तो कैंपेन तो सैकड़ों हजारों लोग चला रहे होंगे तो आपके केस ग्रुप, कोई ग्रुप कैंपेन करता है यानी कि किसी उसके लिए, तो ऐसा होता है कि जिस संस्था मतलब किसी संस्था के खिलाफ हम कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो अगेंस्ट में लोग जाते हैं कि इस तरीके का कैंपेन चल रहा है, इन पर एफआईआर करो. ये नहीं, उस पर एफआईआर नहीं हो सकती. कैंपेन चलाने पे एफआईआर आप कुछ इस तरह का ऑफेंसिव मत लिखिए, किसी रिलीजन के केस ऑफेंसिव मत लीजिए. अगर वो संस्था कुछ गलत ऐसा कर रही है, उस संस्था के जो गलतकार है उनको उजागर करिए. आप अगर किसी रिलीजन के केस लिखेंगे तो उस पर आप एफआईआर हो सकती है. उस चीज़ से आप बचने का प्रयास करिए, जैसे मैंने पहले भी बताया. जी धन्यवाद. And with this, we conclude the panel discussion on the legal challenges in social media. Thank you so much, our panelists. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे दोनों panelists